हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे क्या सक्षम बुक का रिवीजन। मैं आपको लोगों को बता दूं कि सक्षम बुक में जो हमारी सक्षम बुक है इसमें कोई किसी प्रकार का वन लाइनर क्वेश्चन है ही नहीं, ना कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो कोई भी कहीं से क्वेश्चन लाकर पढ़ा देते हैं और बताते हैं कि हम सक्षम बुक से पढ़ाए हैं। तो मैं बता दूं सक्षम बुक जो है इसमें कहीं पर भी आपको कोई वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं है। इस बुक में जो पढ़ाते हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि सक्षम बुक में फर्स्ट लेकर इंड पेज तक कोई भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं कि सक्षम बुक का क्वेश्चन है, सक्षम बुक के क्वेश्चन है, और सक्षम बुक के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ना कि सक्षम बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए जो लोग चूतिया बनाते हैं उनसे दूर रहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि हम सक्षम बुक के वन लाइनर, भाई सक्षम बुक में कोई ना तो वन लाइनर है और ना ही कोई क्या है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। वो सक्षम बुक के जो आपका यूपी त्रिपल से क्या मुख्य सेवा का सिलेबस है उस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ये बुक पूरी है, इसमें कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन, ये 140 पेज की बुक है, इसमें कहीं भी आपको क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा रिवीजन चल रहा है तो उसमें हम रिवीजन आपको पढ़ा रहे हैं कि मैं बता दूं पिछले वीडियो में मैं बेहोशा के प्रकार ये सारे हम टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 क्लासेस में हमने ख़त्म कर दिया है। और मैं बता दूं यहाँ पर हम ये 3 टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे गर्भावस्था के दौरान कोविड टीकाकरण या और भी टीकाकरण होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखेंगे यहाँ पर नवजात शिशु का टीकाकरण क्या है। नवजात शिशु का टीकाकरण गर्भवती महिला के पति या घर के अन्य सदस्य को मालूम होना चाहिए कि अस्पताल में जन्म के समय शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ओपीवी जीरो और बीसीजी और हेपेटाइटिस बी, ये टीके जन्म के समय बच्चे को दिए जाते हैं। ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, जीरो डोज, और बीसीजी बैसिलस कॉलमेट गुरीन और हेपेटाइटिस बी, ये 3 टीके बच्चे के जन्म पर लगाए जाते हैं। ये आपको याद रखना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी से क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, पॉइंट आउट करना है, ये आपको आना चाहिए। थ्योरी भाई सभी पढ़ते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं भी थ्योरी नहीं लिखना है, केवल आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देना है। इसलिए मैं जब बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आता है, तो आपसे गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि आप उस क्वेश्चन को लिख लिया करिए। ठीक है, सारा कुछ नहीं लिखना है, सारा ये बवाल नहीं लिखना है, क्योंकि जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है हम बताएंगे वही आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। बिल्कुल हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट एकदम सटीक नोट बनाना है। इसी आपसे हम कहे थे कि सक्षम बुक की आप अलग से कॉपी ले लीजिए और उसमें लिख लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या है। नवजात शिशु का वजन गर्भवती महिला के प्रति घर से आधा सदस्य को पता होना चाहिए कि प्रसव के तुरंत बाद शिशु वजन अपना मापना आवश्यक, इसे पता चल सके कि शिशु, ये सब पे कोई बात नहीं है भाई। गर्भावस्था के दौरान सावधानियां क्या होनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को कुछ सावधानियों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। यदि गर्भवती महिला इन सावधानियों का ध्यान नहीं रखती है तो उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य के साथ साथ उसके बच्चे में भी पड़ता है। बिल्कुल बात सही है। महिलाओं को चाय काफ़ी कम पीनी चाहिए। नशे तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिशु के विकास पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल साफ सही है। भारी काम नहीं करें, जैसे कपड़े धोना, पानी भरना, भारी सामान उठाना, बड़े बच्चों को उठाना, लंबे समय तक के लिए खड़ा होना। इससे गर्भपात, अपरिपक्व प्रसव, जन्म के समय कम वजन का बच्चा, सूजन, चोट, दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। यानी कि काम करने में परहेज करें। नेक्स्ट है डॉक्टर की सलाह पर बिना कोई भी दवाई न खाएं, क्योंकि गर्भपात एवं अन्य जटिलताओं की संभावना हो सकती है। बिल्कुल बात सही है। आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां कैल्शियम की गोली के साथ नहीं लेना चाहिए। ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आयरन की गोली होती है, फोलिक एसिड की गोली होती है, उसे कैल्शियम के साथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम आयरन को अवशोषण को कम कर देती है। दोनों गोलियां 2 घंटे के अंतराल पर खानी चाहिए। कितने? 2 घंटे के अंतराल पर खानी चाहिए। मान लो कि अगर आप मुख्य सेविका के पद पर चयनित हो जाएं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कितना अंतराल होना चाहिए। अब देखेंगे गर्भावस्था के दौरान कोविड टीकाकरण। वर्तमान में गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल सही है। यदि गर्भवती महिला को कोविड संक्रमण नहीं है तो वैक्सीन गर्भावस्था के दौरान कभी भी लगवाई जा सकती है। ठीक है,
यदि किसी गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कोविड हो जाता है तो उसे वैक्सीन प्रसव के बाद लगवा लेना चाहिए। यानी कि महिला गर्भावस्था में है और उसके कोविड का संक्रमण हो गया है तो क्या होना चाहिए, कोविड का टीका उसको प्रसव के बाद लगवाना चाहिए। यानी कि बच्चे की क्या हो, डिलीवरी हो जाए उसके बाद महिला को टीकाकरण लगवाना चाहिए। अन्य वैक्सीन की तरह इस वैक्सीन को भी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या 1 से 3 दिनों तक अस्वस्थ महसूस करने से, मैंने भी जब वैक्सीन लगवाई थी तो हमको लगातार 2 दिन तक फीवर रहा था। तो क्या है ये सबको पता है। अगर फीवर आना अच्छी बात है कि जो आपकी वैक्सीन थी वो काम कर गई, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका अच्छे से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों से सेवन से संबंधित आवश्यक जानकारी। फोलिक एसिड गोलियों की नियमित सेवन करना, ये गर्भावस्था में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। फोलिक एसिड बच्चे के मस्तिष्क और मेरुदंडों से जुड़े जन्म दोषों को खतरों से कम करती है। गर्भ का पता चलते ही हर गर्भवती को एक फोलिक एसिड यानी कि 4 माइक्रोग्राम की गोली प्रतिदिन लेना आरंभ कर देना चाहिए। पूरी पहली तिमाही में इस गोली का सेवन करें, यानी कि पहले फर्स्ट ट्रिमेस्टर में इसका उपयोग करना चाहिए। IFA यानी कि आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का नियमित सेवन। प्रदेश में एनीमिया खून की कमी का प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। यह गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के अतिरिक्त बच्चों किशोरों में भी पाई जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में औसतन हर दूसरी गर्भवती महिला एनीमिया से ग्रसित है। देखो, हर दूसरी महिला, कितनी दिक्कत की बात है हमारे देश में, हर दूसरी महिला क्या है, एनीमिक है। एनीमिया माँ एवं शिशु को स्वास्थ्य के लिए विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एनीमिया के कारण गर्भावस्था के दौरान परेशानियां, रक्तस्राव एवं कम वजन की बच्चे की संभावना बढ़ जाती है। गर्भावस्था में एनीमिया और गंभीर समस्या है, इसलिए समय से काफ़ी पहचान करना बहुत आवश्यक है। कुछ लक्षणों के आधार पर एनीमिया की पहचान की जा सकती है। देखो क्या लक्षण हैं, चेहरा, नाखून, आंखों और होंठ का रंग फीका पड़ने वाला। भाई इसके शरीर में क्या होती, खून की कमी होती है, उसका शरीर क्या होता है, पीला पड़ जाता है, उसके नाखून पीले हो जाते हैं, उसका होंठों का रंग लाल होता है, जनरली ना पिंक होता है महिलाओं की, तो वो भी क्या होता है, पीला हो जाता है। तो आप देख के पता कर सकते हैं। कमजोरी, चक्कर आना, भाई इसके शरीर में खून की कमी होती है, उसको कमजोरी आती है, चक्कर आता है, थकान महसूस होती है, नींद आती है, काम करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन आता है। ये सारी चीज़ें खून की कमी से देखने को मिलती हैं। महिला को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, एकाग्रता से कार्य करने में कठिनाई होती है, यानी कि मन लगाकर काम नहीं कर पाती। कोई भी काम होगा तो मन लगाकर नहीं करेगी, क्योंकि क्या है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं है, ब्लड नहीं है, तो सही से काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है, एनीमिया के स्तर की जानकारी के लिए खून की जांच माध्यम की जाती है। गर्भावस्था में सामान्य अवस्था तब होती है जब खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से अधिक होती है। मैंने बताया था कि अगर 7 है तो बहुत दिक्कत है, ठीक है, 9 से अगर 11 है तो मीडियम है, और 11 से अगर 13 है महिला का एनीमी तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है, यदि यदि हीमो हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो महिला एनीमिक से ग्रसित है। यदि हीमोग्लोबिन 7 से ग्राम से कम है तो यह गंभीर, मैंने बताया ना, 7 के बराबर होती है बहुत गंभीर, 7 से 11 है तो थोड़ा अच्छा, माध्यम बीच में, और 11 से 13 तो महिला बहुत ही स्वस्थ मानी जाती है। ये हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर होता है, ग्राम पर DL करके शो किया जाता है। नेक्स्ट है, एनीमिया से बचाव करने के लिए आवश्यक उपाय क्या हैं। इसमें क्या है, आयरन युक्त भोजन के साथ साथ महिला स्वास्थ्य केंद्र से IFA यानी कि आयरन फोलिक एसिड की गोलियां अवश्य लें। IFA की गोली का सेवन गर्भावस्था में खून की कमी तथा जटिलताओं को कम करता है, गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि विकास में भी सहायक है, तथा प्रसव के दौरान और पश्चात रक्तस्राव जो कि जोखिम कम करता है। गर्भावस्था के चौथे माह की शुरुआत को IFA की गोली 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन तथा 50 ग्राम माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की, यानी कि ये डोज बताया गया है, ठीक है। और जब भी आप लेंगे आयरन की गोलियां, उसे आप सादा नींबू पानी के साथ लेंगे, ठीक है। नींबू पानी से क्या होता है, विटामिन C होती है, ये हमारे शरीर में किसी भी संक्रमण को जल्दी नहीं होने देती है। विटामिन C संक्रमण से रक्षा करता है, इसलिए विटामिन जो C है, नींबू पानी, इसी के साथ फोलिक एसिड जो आयरन की गोली ली जाती है। चौथे माह के प्रसव के बाद कुल 180 गोलियाँ खानी चाहिए, कुल 180। इसी प्रकार प्रसव पश्चात धात्री महिलाओं को भी बच्चे के 6 माह होने तक प्रतिदिन IF की गोली देनी चाहिए। ये है डोज देने की बात की गई है। यदि खून में हीमोग्लोबिन 11 DL जाता है तो उसे प्रतिदिन 1 गोली खानी चाहिए, प्रतिदिन 1 गोली। यदि खून में हीमोग्लोबिन 11 DL से कम है तो गर्भवती महिला को 2 दिन फोलिक गोली खानी चाहिए, समझ गए। यदि हीमोग्लोबिन 7 से कम है तो नज़दीकी अस्पताल में जाएं, भर्ती हो जाएं। भाई साहब, मैंने बताया ना, 7 अगर ग्राम पर DL है तो बहुत खतरनाक माना जाता है, अगर 7 से 11 है तो समझ लीजिए माध्यम में है, और अगर 11 से ऊपर है तो आप समझ लीजिए स्वस्थ हैं, एनीमिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है,
कभी कभी आयरन की गोली खाली पेट लेने से उल्टी मिर्ची चक्कर आते हैं। ऐसी स्थिति में आयरन की गोली खाना खाने के बाद घंटे में लें। आईएफए की गोली सादे पानी या नींबू पानी के साथ लेनी चाहिए। नींबू आयरन के अवशोषण को सहायता करता है, यानी कि जो आपका नींबू है ये आयरन के अवशोषण में हेल्प करता है, सहायता करता है, इसीलिए लिया जाना चाहिए। आईएफए की गोली खाने के बाद, आईएफए मतलब होता है आयरन फोलिक एसिड, ठीक है। घंटे के बाद पहले में चाय कॉफ़ी न पिएं। आईएफए की गोली दूध, चाय और कॉफ़ी के साथ नहीं लेनी चाहिए। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम गोली नियमित सेवन करना। कैल्शियम की गोली का नियमित सेवन गर्भावस्था के प्रसव के दौरान, प्रसव पश्चात प्री एक्लेम्पिसिया और एक्लेम्पिसिया, रक्तचाप बढ़ना, आंखों में धुंधलापन, दौरे पड़ना आदि की जटिलता को कम करता है। समझ रहे हैं। कैल्शियम की गोली, कैल्शियम जन्म के समय कम वजन और समय से पहले जन्म के जोखिम को भी कम करता है। कैल्शियम बच्चे के दांत व हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। कभी कभी एक प्रश्न पूछता है कि गर्भावस्था में जो महिलाओं के दांत होते हैं वो भंगुर हो जाते हैं, गिरने लगते हैं या उनको दर्द होने लगता है, तो वहाँ पर उनके शरीर में क्या होती है, कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की गर्भावस्था में क्यों कमी होती है, क्योंकि माँ के पेट में गर्भ में बच्चा पल रहा होता है और वहाँ पर भी कैल्शियम की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे की शरीर का जो हड्डी बनती है वो कैल्शियम से बनती है। इसलिए गर्भावस्था में जो महिलाओं के अंदर कैल्शियम की डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए जो महिलाएं के दांत होते हैं वो हल्का फुल्का क्या होते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कहीं भंगुर हो जाते हैं। इसीलिए तो भाई वहाँ पर क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, महिला के शरीर में ऑलरेडी कैल्शियम की कमी थी और क्या हो गया, कैल्शियम पूरी भी नहीं हो पा रही और बच्चे को भी कैल्शियम चाहिए, इसलिए वहाँ पर ये दिक्कत होती है। समझिएगा बात को आप। गर्भावस्था के चौथे माह की शुरुआत से 6 माह तक कैल्शियम की 2-2 गोलियाँ 500 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम 250 प्रतिदिन खानी चाहिए। पहली गोली सुबह नाश्ते दोपहर के भोजन के बाद, दूसरी गोली शाम रात को बजे भोजन के साथ खानी चाहिए। इस गोली को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, यानी कि कैल्शियम गोली को कभी भी आप खाली पेट नहीं खाएंगे। देखो आपको जानना क्या है, आपका जो मुख्य सेवक का पद है ये टोटली बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में बात करता है, क्योंकि आप जब चयनित होंगे तो आपके अंडर में क्या काम करेगी, आंगनबाड़ी काम करेगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काम करेगी, सहायिका काम करेगी, और उससे आपको काम करवाना नहीं, आपको काम करना नहीं है, उसी से आपको काम करवाना है, क्योंकि आपकी क्या है, रानी की नौकरी है साहब, ठीक है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बाय द वे अगर आपसे कोई, आप कहीं जाती हैं सर्वे में गाँव में, अगर आपसे कोई वहाँ पूछ लेगा और आपको नहीं पता होगा तो आपकी कितनी बेइज्जती होंगी और कहेंगी आप पढ़ी लिखी इतना हैं और आता जाता कुछ नहीं है। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए भाई साहब कि आपका काम क्या है, महिलाओं बच्चे के विकास काम करना, और जो भी सरकार कोई स्कीम लॉन्च करती है, कोई योजना लॉन्च करती है, उसका क्रियान्वयन भी आपका काम होता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कैल्शियम एवं आयरन की गोली एक साथ नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आयरन का अवशोषण नहीं होता है। आईएफए और कैल्शियम की गोली सेवन में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, यानी कैल्शियम और आयरन की गोली आपको इंटेक कर रहे हैं तो दोनों के बीच लगभग 2 घंटे का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सुबह की धूप विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। विटामिन D3 कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान और कैल्शियम की गोलियों का सेवन की बातें देखते हैं क्या है भाई साहब इसमें। ये पढ़ो सही वाला। कैल्शियम शिशु की हड्डियों की वृद्धि विकास में मदद करता है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम के सेवन से प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताएं से उच्च रक्तचाप, सूजन, दौरा पड़ना आदि के जोखिम को कम करता है। कैल्शियम और आयरन की गोलियां 2 घंटे के अंतराल पर, ये थोड़ा विस्तार मार्क कर लीजिए, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि कैल्शियम और आयरन की गोली दोनों के बीच कितना अंतराल होता है, तो 2 घंटे का होता है, ठीक है। आयरन की गोली का सेवन गर्भावस्था में खून की कमी तथा अन्य जटिलताओं को कम करता है, बिल्कुल सही, बहुत बार बता चुके हैं। गर्भ में पल रहे शिशु को दिमाग का विकास करता है, और आयरन की गोली से जी में चलाना, उल्टी होना या मल का काला होना ये आम बात है, बिल्कुल आम बात है, घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट है, अगर खून की कमी अधिक हो गई है तो आयरन की 2 गोली खानी चाहिए, पर दोनों गोली एक साथ ना खाएं, यानी कि कुछ आप सुबह खा सकती हैं और शाम को खा सकती हैं, लगातार 2 गोली मत खाएं। नेक्स्ट बात करेंगे, गर्भावस्था के दौरान पाई जाने वाली जटिलताएं। जटिलताएं क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्या है, हमारे भी क्या है, गर्भावस्था यूपी त्रिपल एससी की जो मुख्य सेविका का सिलेबस है उसमें भी जटिलताएं दी हैं, ठीक, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। गर्भावस्था या प्रसव के दौरान कभी भी खतरे के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इन लक्षणों को जानकारी होने से महिलाएं सचेत रह सकती हैं और महिला स्वास्थ्य केंद्र से समय चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकती हैं। महिला में पाए जाने वाले खतरे के लक्षण, अब देखेंगे क्या है, महिला में पाए जाने वाले खतरे के लक्षण। पहला, योनि से खून का बहना अथवा रक्त के थक्के निकलना, ये क्या है, एक खतरा है भाई साहब, ठीक है, ये खतरा है। जैसे आंखें घूम जाना, चेहरा और हाथों में अकड़न होना, शरीर में ऐंठन आना और जोर से हिलना, मुट्ठी भींच जाना, ये क्या है, ये भी खतरा होता है। देखो ये महिला क्या है, बहुत परेशान हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, भ्रूण का हिलना डुलना बंद होना, पेट में तीव्र पीड़ा होना, ये भी क्या है, आम समस्या है।
छूने पर शरीर गर्म लगना, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस या से अधिक होना, यानी कि आपको बुखार आ जाना। ठीक है, महिला लेटी हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, तीव्र सिर दर्द के साथ आंखों के आगे का धुंधलापन या धब्बा दिखाई देना, क्या कमजोरी का इस वीकनेस के लक्षण है। नेक्स्ट क्या है, यूनि से श्वेत पदार्थ का स्राव होना, गुप्तांगों में खुजली होना, ये भी आम समस्या है। हथेली के पीछे सूजन होना या फिर पैर में एड़ी के पास सूजन होना जिसमें अंगुली से दबने पर गड्ढे हो जाते हैं, ये क्या सब दिक्कत हैं, ये आम बातें हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे धात्री महिला माताओं का पोषण। जो धात्री माता कहने मतलब है जिसका प्रसव हो चुका है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं, थोड़ा जूम आउट करते हैं तब अच्छा लगेगा। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था की तुलना में अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन सामान्यतः 1660 कैलोरी के अतिरिक्त 600 किलो अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रसव के दौरान कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 600 कैलोरी, आपको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान खोई हुई ऊर्जा की प्राप्ति व दूध बनाने की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त कैलोरी में आवश्यकता होती है। माँ के दूध की गुणवत्ता माँ के आहार पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। जितना अच्छा आहार लेगी उतना ही अच्छा उसका दूध होगा, उतना ही अच्छा बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ेगा। स्तनपान कराने वाली माँ के लिए आवश्यक है कि वह विविध खाद्य पदार्थों को संतृप्त भोजन के साथ खाएं जिससे माँ के दूध में पोषक तत्वों की आपूर्ति सतत बने रहे। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी भूखे थोड़े थोड़े अंतराल पर लगती है क्योंकि उन्हें अपने पोषण के साथ साथ शिशु के पोषण पर ध्यान रखना। इसलिए स्तनपान कराने वाली माँ को बढ़ते बच्चे और खुद के पोषण की जरूरत को पूरा करने के लिए 3 बार से भोजन, यानी कि 3 बार से भोजन करना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं गर्भावस्था में माँ को कम से कम 6 बार खाना खाना चाहिए, कम से कम, क्योंकि क्या है इसमें थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन कुछ टाइम पे अंतराल पे खाओ। कि क्या है, आपका बच्चा आपके पेट में पल रहा है इसलिए आप थोड़ी थोड़ी अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। एकदम हैवी ठोस नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है कुछ कुछ अंतराल पर। ठीक है, इससे बच्चा क्या होगा, बच्चे का विकास होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, धात्री महिला का भोजन। धात्री मतलब होती है जिसका प्रसव हो चुका हो। दिन में कम से कम 3 बार भोजन, 3 बार पौष्टिक नाश्ता, ये सभी देख लीजिए आप, पौष्टिक नाश्ता भोजन, 3 बार भोजन, 3 बार पौष्टिक नाश्ता। ठीक है, स्तनपान कराने वाली माताओं को अपने भोजन में 5 तरह के खाद्य समूहों को सम्मिलित करना चाहिए। प्रतिदिन के आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से अनाज, दाल, हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई, सरसों आदि, पाले, नारंगी फल, आम, पपीता, दूध युक्त पदार्थ जैसे दूध, सब्जियां, चुकंदर, गाजर, तेल व मेवे सम्मिलित किए जाते हैं। यदि परिवार में मांसाहारी भोजन का सेवन किया जाता है तो अंडे, मांस, मछली का भी सेवन कर सकते हैं। साथ साथ महिलाओं को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी भी पीना चाहिए। धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र से प्राप्त पोषाहार भी प्रतिदिन निर्धारित समय पर लेना चाहिए। आंगनबाड़ी में क्या मिलता है, पोषाहार मिलता है, दलिया, तेल, नमक सभी सब मिलता है। ठीक है, एनीमिया, बच्चे के जन्म के बाद खून की कमी के कारण माताओं को थकान, व्यवहार में बदलाव और अन्य लक्षणों का अनुभव हो सकता है। यदि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ में खून की कमी को दूर नहीं किया जाता है तो प्रसव पश्चात जटिलताएं होने की संभावना है। इसलिए प्रसव के बाद 6 महीने तक धात्री महिलाओं को प्रतिदिन आयरन की गोली, एलिमेंटर आयरन, ये सब लेनी चाहिए। कैसे मैं बता ही दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं 50 बार वही चीज़ बता चुका हूँ। स्तनपान और केवल स्तनपान, गर्भावस्था के तीसरे तिमाही से तथा प्रसवोपरांत भी स्तनपान प्रोत्साहन पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि धात्री माता एवं परिवार को समय समय पर इसके विषय में बताते रहना आवश्यक है। स्तनपान नवजात शिशु के पोषण व सर्वोत्तम स्रोत है। माँ का जो पीला गाढ़ा दूध होता है, इसे हिंदी में खीस और इंग्लिश में कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। उसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल इत्यादि सब कुछ होता है। ठीक, इसीलिए लेना चाहिए। यह उन पोषक तत्वों को भरपूर होता है जिसके नवजात की आवश्यकता होती है। माँ के दूध में एंटीबॉडी भी होती है और बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। माँ का दूध शिशु को भी बढ़ने में सहायक करता है। यदि माँ कोविड से ग्रसित होती है तो उसे स्तनपान कराते रहना चाहिए। यानी कि माँ अगर कोविड से परेशान है तो भी उसको स्तनपान कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे स्तनपान के लाभ, ये वाला। ठीक है, लेकिन ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपने साइज, उसमें कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।